तो आज हम लोग देखेंगे द ग्रेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के बारे में तो सुने होंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जिसके चलते न्यूटन इज नोन टू मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, क्या है वो? कहानी सुने होंगे ना उनका, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ जो निकाले थे, है मालूम? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सुने होंगे, किसी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, वही तो न्यूटन वाला कहानी है ना। वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। लॉ इज ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड। लॉज आर नॉट इन्वेंटेड, दे आर डिस्कवर्ड। मतलब आप देखने से पहले, बताने से पहले भी चीजें हो रहे थे, है ना। तो वी शैल सी 3 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ मोशन। जो चीजें हो रहा था लेकिन कोई कभी नजर नहीं डाला था, न्यूटन उनको क्या किए, ला के निकाल के देखो ऐसा ऐसा होता है, याद रखो, इस चीज को आगे काम में लगाएंगे। जैसे काफी चीजें हमें चारों तरफ होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ऐसा होता है कि नहीं। काफी चीजें होते रहते हैं। इसलिए मैं बोलता था कि जब भी हम साइंस पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट आस्किंग व्हाई फॉर एवरीथिंग। पानी को कितना भी गर्म करो, उसके ऊपर कोई वो लेयर रहता है, दूध को बैठाओ तो मक्खन का एक लेयर बैठ जाता है उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, सौरा बैठ गया, बोलते हैं ना ऐसे। पानी में तो नहीं होता ऐसे, ऑयल में नहीं होता ऐसे। पकौड़ी बनाना होता है तो हम पानी में तोलते हैं कि तेल में तोलते हैं? तेल में। क्यों पानी में नहीं करते? सस्ते में हो जाता है नहीं। तो ऐसे करके आपको हर चीज के लिए पूछना चाहिए, व्हाई वी मेक यूज ऑफ ऑयल, है ना। तो ऐसे काफी चीजें हैं। ऐसे कोई चीज है जो आपकी नजर में आता है लेकिन मतलब कभी आप उसको प्रॉपरली नोटिस नहीं किया, ऐसा होता है। लेकिन काफी चीजें होता है। Have you ever noticed why the water coming out of a tap gradually narrows down? देखियो कि नहीं, इसी टैप से अगर पानी निकल रहा है तो धीरे धीरे इसे नैरो हो जाता है कि नहीं वो पानी, जैसे जैसे गिरता है नीचे, ये तो ना। अच्छा, पानी को वेपराइज होने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कभी आप नोटिस किए, कोई एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके ऊपर से भी ऐसे निकल रहे हैं फ्यूम्स, तो कैसे निकलता है? नहीं। या फिर पानी को हम कोई गीला कपड़ा को घर के अंदर सुखा देते हैं, वो सूख जाता है, कैसे? पानी निकल गया वहां से, कैसे निकल गया? पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ नहीं, पंखा जोर से चला दो जल्दी सूख जाता है। मतलब चीजें होते रहते हैं हमारे चारों तरफ और हम उनको कभी प्रॉपरली नोटिस नहीं करते। खाली नोटिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नोटिस करके उसका उस प्रॉपर्टी को यूज करके कोई दूसरा चीज डेवलप करना होता है साइंटिस्ट का काम। मैं आइंस्टाइन का एक कोटेशन देखा हूं, उसमें लिखे थे, दिस वर्ल्ड इज सो मिस्टीरियस। बड़े बड़े चीज देखे मिस्ट्री, मत सोचो कि बड़े बड़े चीज जो होते हैं वो मिस्ट्री है, सारे छोटे छोटे चीज मिस्ट्री है। योर फेस इज डिजाइन, द 2 आईज आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम योर नोज। सोच, एक आंख थोड़ा इधर होता है, एक आंख थोड़ा इधर होता है, नाक के पास कितना खतरनाक दिखता है कि नहीं? या फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। किसी के यहाँ पे ऐसे 2 आंख है, किसका यहाँ पे 2 आंख है, किसका यहाँ पे 2 आंख है, कितना खतरनाक दिखता है। ऐसा होता है, कितना मिस्ट्री सारों का बराबर है नहीं। तो कोई पत्ता को देखोगे तो पत्ता को सिमेट्रिकल जो उसका एक्सिस है उससे काट दोगे तो दोनों तरफ एकदम बराबर दिखता है। अगर इधर कोई कलरफुल छींटे हैं तो इधर भी कलरफुल छींटे हैं। हर चीज मिस्टीरियस है। हम लोग लेकिन और बड़े बड़े मैजिक के लिए वेट करते हैं, कुछ कोई आया पानी से आग लगा दिया और सब देखते हैं, है कि नहीं? म्यूजिशियन आया, देखिए, जबकि सब चीज कितना मिस्टीरियस है, देखो। और तो आप लोग साइंस पढ़ोगे तो देखोगे आगे चल के, बायोलॉजी में पर्टिकुलरली द बिगेस्ट साइंस, जिसका व्हाई किसी को मालूम नहीं, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, इसलिए होता होगा, इसलिए होता होगा, है ना। तो दिस टोटल वर्ल्ड इज मिस्टीरियस और इसमें बहुत सारे मिस्टीरियस चीजें होते रहते हैं और हमें काफी चीजें उसमें से मालूम है, लेकिन वो जो मालूमात हमारे पास है उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर उसको इम्पोर्टेंस दे के रखेंगे और लेके काम में लगाएंगे तो बड़े काम में लगता है, बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं अगर उसी को लेके हम लोग यूज करेंगे तो न्यूटन्स लॉ काफी सिंपल चीजों को पकड़ता है, बताता है देखो ऐसा होता है। अब बोले हाँ हम भी तो जानते हैं, आप भी जानते हो, न्यूटन भी जानते हैं, लेकिन आप जान के क्या फायदा जब आप उसको काम में नहीं लगाए। न्यूटन उसको काम में लगा देंगे, समझ में?
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑब्वियसली कौन साइंटिस्ट लिखे होंगे? आइंस्टाइन, जॉर्ज साइमन ओम, जोहान्स केपलर, सर आइजैक न्यूटन। कौन लिखे होंगे? सर आइजैक न्यूटन। सब जानते हो नहीं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये 3 पार्ट में आता है आपकी सिलेबस के हिसाब से। मालूम नहीं न्यूटन 3 लॉ लिखे थे कि एक ही लॉ लिखे थे, लोग समझ नहीं पाए तो टुकड़े टुकड़े किए उसको। ये 3 पार्ट में आता है। पहला आता है फास्ट लॉ, न्यूटन्स फास्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स फास्ट लॉ समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। न्यूटन्स फास्ट लॉ, तो इसमें हमें नया टर्म आएगा कि व्हाट इज इनर्शिया। नाम है इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? किसको कहते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी to continue in its state of rest or motion। ये ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते कोई भी बॉडी जैसा था वैसे रहना पसंद करता है, ऐसा रहने की कोशिश करता है। कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहना पसंद करता है, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है। ठीक है, और रहने की कोशिश भी करता है। किसके बलबूते पर ये चीजें करता है वो? इट डज ऑल दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास। जिसका जितना ज्यादा मास है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है, फील कर पा रहे हो? जिसका जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा इनर्शिया है। मतलब इनर्शिया इट इज ड्यू टू मास ऑफ बॉडी। अगर किसी का मास नहीं है तो उसका इनर्शिया फैक्टर भी नहीं आएगा। सपोज आपके सामने 2 कार्टून रखे गए, देखने में बाहर से बराबर दिख रहे हैं। किसका मास ज्यादा है? जिसका वेट ज्यादा है। आपको पूछा जाएगा बताओ किसका मास ज्यादा है, आप कैसे पता करोगे? बोलो, उठा के देखोगे। जो ज्यादा वजनदार लगेगा वो ज्यादा मास का है, जो कम वजनदार लगेगा वो कम मास का है। नहीं, उठाने के लिए अलाउड नहीं है। अब कैसे पता करोगे किसका मास ज्यादा है? सोचो तो। हाँ, तो धक्का देके देखेंगे। कैसे धक्का देके देखेंगे? क्या देखेंगे? धक्का दिए, फिर क्या हुआ? एक आसानी से हट गया, दूसरा हट नहीं रहा है। एक को पुश करके मोशन में लाना आसान हो गया, दूसरे को पुश करके मोशन में लाना मुश्किल हो रहा है। मतलब किसका मास ज्यादा है? जिसमें पुश करके मोशन में लाना मुश्किल हो रहा है कि जिसको आसानी से ले आया है मोशन में? मुश्किल जिसमें हो रहा है उसका मास ज्यादा है। फीलिंग तो है ना? क्योंकि जो हैवी मास वाला था वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना पसंद करता था। अब जबरदस्ती जब ढकेल के उसको मूव करवाने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करे, है कि नहीं? सपोज आप अपनी साइकिल में जा रहे हो अकेले में, आप दुबले पतले से हो, आयन जोश जैसा। अब जब चाह तब ब्रेक लगाया, तुरंत खड़े हो गए। सामने कोई आया, तुरंत ब्रेक लगाया, पता चला कि 50 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर वो अपना साइकिल को रोक दिया। मान लो उसके पीछे 3 भारी भरकम मोटे बच्चे बैठे हैं। अब वो ब्रेक लगा के उतना जल्दी रुक सकता है? सोचो तो। जब हल्के फुल्के जब ब्रेक लगाया तब रुक गया। जब भारी भरकम है, वजन बैठा है और मौसम में साइकिल चला के जा रहे थे स्पीड में, अब ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगा नहीं, खींच के चले जाएगा। नहीं, फ्रिक्शन नहीं होने से भी रुकता है फ्रिक्शन के लिए, लेकिन जो स्लो डाउन करने वाली बात होता है, फ्रिक्शन आया उसके ऊपर रुकता है। इट इज बिकॉज ऑफ कितनी जल्दी रुक जाएगा, इट डिपेंड्स करता है उसका इनर्शिया कितना ज्यादा था। जैसे मैं बताऊं, मान लो कि एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक जितनी स्पीड में आ रहा है, कार एक ठो जा रहा है उतनी स्पीड में, या साइकिल वाला उतनी स्पीड में जा रहा है। दोनों को दिल किया कि ब्रेक लगा के रुकना है, कौन जल्दी रुक जाएगा? साइकिल वाला रुक जाएगा।
ट्रेन जा रहा है, ट्रेन रुक पाएगा? रुकते रुकते काफी दूर निकल जाता है, वो इतना आसानी से रुक नहीं पाता है कि नहीं? कहने का मतलब है जब उसका मास ज्यादा है, उसको चलते रहने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। और दूसरे तरीके से सोचो, अगर ये तरीके से आपको फीलिंग नहीं आया, फ्रिक्शन की बात आप कर रहे हो, वो भी पार्टली करेक्ट है। मान लो कि कोई हैवी ब्लॉक मूव कर रहा है और कोई एक लाइट ब्लॉक मूव कर रहा है, रोकना है, किसको ज्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा? हेवी ब्लॉक को, क्योंकि वो ढकेल के चले जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ हिज इनर्शिया। अब शायद समझ में आ रहा होगा, मतलब वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करता है। और क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को हमें नोट कर लेना चाहिए। इनर्शिया क्या चीज है, हमें थोड़ा फीलिंग में आना जरूरी है। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, ये हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। ये हो गया पहला पॉइंट जो हम लोग देखे थे अभी। ये हो गया दूसरा, और तीसरा हुआ मोर मास gives more inertia, more mass gives more inertia property। थोड़ा सी जगह बना लेते हैं, थोड़ा जगह कम हो गया, ये थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। यस, it is due to inertia, it is due to mass of the body. More mass refers to more inertia। ठीक है। अब इस इनर्शिया को लेके न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जो जहां है वहां रुके रहने का टेंडेंसी है, चल रहा है तो चलते रहने का जो टेंडेंसी है, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और वो इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ये हम लोगों को भी मालूम था, लेकिन कभी इतना अंदर हम लोग सोचे नहीं थे, है कि नहीं? अब उसको कैसे काम में लगाएंगे अपना डे टू डे लाइफ में, वो हम देखेंगे आगे। अच्छा, तो अब हम लोग वापस आते हैं देखने में व्हाट इज फास्ट लॉ। फास्ट लॉ मीन्स आई से न्यूटन्स फास्ट लॉ। स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना, यू आर इन माइनर क्लासेस, तो आपको स्टेटमेंट का हर एक एडजेक्टिव को याद रखना है। एक भी एडजेक्टिव छोड़ दोगे जीरो मिलेगा। दे विल आस्क यू टू राइट न्यूटन्स फास्ट लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स फास्ट लॉ, ढंग से लिखना है। क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर समझाएंगे। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक भी टर्म नहीं छोड़ना। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, it continues in its state of rest or uniform motion along a straight line, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया, तब तक अगर कोई बॉडी, जब तक नहीं आया तो तब तक कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बरकरार रखना चाहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो जिस मोशन में था उसी मोशन में
सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू मेंटेन द स्पीड एज वेल एज ट्राई टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑल्सो। जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा और जितना स्पीड में जा रहा था उतना स्पीड में जाता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। यूज क्या हुआ इसका? अगर हम कोई बॉडी को स्पेस में ले लेते हैं जहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, एक बार फेंक दिए तो क्या होगा? बस चलते ही रहेगा। किधर? जिधर फेंक दिए थे। कितने जोर से? जितने जोर से फेंक दिए थे, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप। हमारे साथ तो ये एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज को फेंक दो कुछ दूर जाके रुक जाता है, वो रुकेगा ही नहीं क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। The celestial bodies are keeping moving, they are continuously moving, कोई रोकने वाला है नहीं उनके पास। समझ में आ रहा है? अब हमें समझना ये है कि ये स्टेटमेंट अब हम अपनी ढंग से थोड़ा लिखना चाहेंगे और इसको थोड़ा अपनी ढंग से लिखना चाहेंगे। क्या स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, as long as no external unbalanced force is applied on a body, as long as no external force is applied on a body, just a minute, oh sorry, as long as no external unbalanced force is applied on a body, इस स्टेटमेंट को आसान बनाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे as long as no external force unbalanced force is applied on a body, it continues its velocity। देखो तो ये छोटा सा स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट को इक्वली रिप्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इट कंटिन्यूज इट्स वेलोसिटी, मतलब अगर रेस्ट में था रेस्ट में रहेगा, चल रहा था तो उसी स्पीड में उसी डायरेक्शन में जाएगा। हो गया? ये पूरा चीज को और छोटा कर दिया हम लोग। आगे चल के देखेंगे कि न्यूटन जो चीजें बोल रहे हैं और हमें जो चीजें समझ में आ रहा है उसमें गैप है। न्यूटन भी कुछ बोल रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझने की कोशिश करो। आखिरी में हम लोग जो समझ जाएंगे वो भी काफी नहीं है। आखिरी में समझ गए उसके बाद भी काफी नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से भी न्यूटन्स लॉ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने से भी कोई बॉडी रेस्ट में तो मोशन में आ सकता है, अनबैलेंस्ड नहीं होगा तभी मोशन में आ सकता है। तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ सेकेंड लेयर थिंकिंग लेना है। अब मैं फर्स्ट लेयर में एटीओ स्कूल लेवल जो है उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले समझ लेंगे, फिर देखेंगे हमारा समझ में क्या खोट है, क्या क्या मिसकंसेप्शन हम लोग डेवलप कर लिए इसको समझते समझते। हम सोचे कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, ऐसा नहीं है। देखेंगे आगे क्या चेंजेस आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन पहले स्कूल बुक में जो समझाया गया है उसी को समझ लेते हैं, उसी हिसाब से स्कूल बुक की काम निपट जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे नहीं वो काफ़ी नहीं है, जितना हम जानते हैं वो काफ़ी नहीं है। जस्ट लाइक गॉड, गॉड के बारे में हम लोग जितना जानते हैं वो काफ़ी है क्या? लेकिन जानते बहुत कुछ है। इट इज़ नॉट एनफ, इट इज़ मच बियॉन्ड, है कि नहीं? तो ऐसे ही आप देखोगे न्यूटन्स लॉ को हम लोग हल्का फुल्का सा नजरिया से पढ़ लेंगे, बुक का काम निपट जाएगा। आगे चल के देखेंगे कि हम जो समझें वो किसी काम का है नहीं, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन चाहिए अगर अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, खैर हम लोग बेसिक को आज पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक पार्ट, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? आज पूरे के पूरे क्लास थ्योरेटिकल रहने वाला है, आपको थोड़ा ध्यान से सारा चीज को समझने की कोशिश करना है। ये पूरा चीज समझ में आएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आया। बड़ा खतरनाक चीज है ना? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, टू योर सरप्राइज आई टेल यू, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, 11 में भी पढ़ाएंगे, हर जगह पढ़ाएंगे, तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाएंगे, लेकिन बस इतना ही, इससे आगे आज जो मैं पढ़ाने वाला उससे आगे नहीं पढ़ाएंगे। जबकि जेईई एडवांस में, मेडिकल एंट्रांस में जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर आएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का था, मतलब और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर छुपे हुए रह जाएंगे। ठीक है, तो as long as no external unbalanced force is applied on a body, it continues क्यों दोबारा हो गया? It continues its velocity। अच्छा, it continues its velocity, continues with its velocity। तुम लोग भी दो बार लिखे हो क्या? नहीं ना, with its velocity। तो ये पूरा स्टेटमेंट को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ,
समझ में आया? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी और कंटिन्यूज विद इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा, चल रहा था तो वही वेलोसिटी में चलेगा, मतलब उसी स्पीड में। वेलोसिटी का मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, मतलब सेम वेलोसिटी में जाना मतलब सेम मैग्नीट्यूड का स्पीड में सेम डायरेक्शन में जाते रहेगा। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो बारीकी से हम लोग एक एक चीज करके देखते हैं। जो फैक्ट्स हमारे सामने आया, why external forces are required, why not internal forces cannot move a body? Because internal forces are always balanced. Yes, देखा श्री राम ने पढ़ के आया, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम बोले थे इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, एक्सटर्नल फोर्सेस मे बी बैलेंस्ड मे बी अनबैलेंस्ड, है ना? तो पहला चीज जो समझ में आया वो ये है कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अकर, ऑलवेज डेवलप is a pair of equal and opposite forces. So internal forces are always balanced. Therefore, they cannot affect the state of rest or motion. कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने के लिए, या फिर मोशन में है उसका मोशन को बदलने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स कब कौन देता है? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल तो दे नहीं सकता, एक्सटर्नल फोर्स देता है। सो एक्सटर्नल फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। खाली एक्सटर्नल फोर्स होने से हो जाएगा क्या? कोई बॉडी के ऊपर दो ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दे विल बी कैंसिलिंग आउट, नेट फोर्स बिकम जीरो। तो इसलिए जब हम अगर स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, तो स्टेटमेंट सही होगा क्या? नहीं। क्या एक्सटर्नल फोर्स देने से बॉडी चलेगा? नहीं। मैं पेन को दोनों तरफ से पुश कर रहा हूं, आई एम गिविंग एक्सटर्नल फोर्स, इज इट मूविंग? नो। तो एक्सटर्नल भी होना चाहिए, अनबैलेंस्ड भी होना चाहिए। मैं अक्सर देखा हूं बच्चे डेफिनेशन बोलते वक्त ये एडजेक्टिव जो है, ये किसके एडजेक्टिव है? फोर्स के, इसको मिस कर जाते हैं। एज लॉन्ग एज नो फोर्स इज अप्लाइड, नो 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 नो, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तब तक अगर कोई बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा, मोशन में था, विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। समझ में आया? पहला फैक्ट समझ में आया? फैक्ट नंबर 1 हमें समझ में आया। फैक्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना पसंद करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? तो क्योंकि आप लोगों को स्कूल में पूछा जाएगा, मैं लिखना चाहता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ a body by virtue of which it tries to maintain its state of rest state of rest। ये कोशिश करता अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स।
in absence of external unbalanced फोर्स। ये जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया तब तक स्टेप ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। आप किसी एक बस में खड़े होके जा रहे हो, ठीक है। तो आप बस में खड़े थे, बस भी खड़ा था, सब कुछ खड़ा था, लोग चढ़ गए, और जैसे मान लो आप ड्राइवर की तरफ फेस करके खड़े हो। ड्राइवर कहाँ बैठता है, सामने के पीछे? सामने बैठता है। ड्राइवर की तरफ खड़े होकर बैठे हो। जैसे बस चलना शुरू करेगा क्या होगा? व्हाट विल फील? यू विल बी स्टैंडिंग स्टिल, और आप आगे की तरफ गिर जाओगे कि पीछे की तरफ गिर जाओगे? पीछे की तरफ गिर जाओगे। क्या हो रहा है? योर बॉडी वॉज एट रेस्ट, है ना। जैसे बस चलने लगा, आपके पाँव जब उसके साथ लगा हुआ था तो पाँव को खींच के आगे ले लिया, लेकिन बॉडी रेस्ट में है, अपनी जगह रहने की पसंद किया। तो अपनी जगह रहने की पसंद किया, पाँव आगे निकल गया, तो क्या हो जाएगा? लगेगा कि हम पीछे की तरफ गिर गए। क्या आपका बॉडी पीछे की तरफ गिरा? नहीं। हुआ क्या? वो जहां था वही रह गया, पाँव आगे निकल गया। हमें लगता है कि बॉडी पीछे की तरफ गिर गया, किसी को लगेगा वो पीछे गिर गया। वो पीछे नहीं गिरा, वो जहां था वही रह गया, पाँव आगे निकल गया। मैं किसी एक मूवी में देखा था, वो 3 हीरो खड़े थे। वो कोई विलेन आया, उनको पूछा कि तुम में से जो सबसे शेर दिल वाला जवान हो वो आगे आओ, ठीक है ना। ये कोई आगे नहीं गया। हुआ क्या? ये जो बाकी लोग थे ये पीछे आ गए। थोड़ी देर बाद वो मुड़ के देखा तो ये आगे गया। क्या? बाकी दोनों पीछे चल गए, ये हीरो बन गया। समझ में आ रहा है? तो उसी को डंडा पड़ा बहुत जोर से। देखे हो नहीं देखे? तुम लोग ये मूवी देखे होगे कहीं ना कहीं तो देखे होगे। तो मेरा कहने का मतलब है, हम जो कहते हैं कि बॉडी पीछे की तरफ गिर जाता है, बॉडी पीछे की तरफ नहीं गिरा, वो अपनी जगह रह गया, उसका पाँव आगे निकल गया। तो रिलेटिव टू दूसरे देखने वालों को लग रहा है कि पीछे गिर गया, लेकिन वो गिरा नहीं है। समझ में आ रहा है? सो व्हेन एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख के इसके ले लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में बताओ? व्हेन ए बस starts moving, a man standing inside the bus bends किधर को? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। क्यों? इन दिस केस the foot of the man in contact with bus moves forward, but the upper part of his body remains at rest. So he appears to fall backward. पीछे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉस था ऐसे, अरे बॉस ऐसा नहीं होता है, ये बॉस ऐसा था, और ये बॉस में यहाँ पर कोई आदमी खड़ा था। ये बॉस जो है रेस्ट में है, द बॉस इज एट रेस्ट। जैसे ये बॉस चलने लगा, ये बॉस अभी चलने लगेगा, ये बॉस स्टार्टेड मूविंग। सपोज ये बॉस अभी इधर को चलने लगा, स्टार्ट्स मूविंग, तो ये आदमी कैसे रह जाएगा? ये आदमी तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये आदमी कुछ ऐसा हो गया। क्या कंटिन्यूसली जब तक बॉस चल रहा है वो ऐसा ही रहेगा? नहीं। क्या हुआ, फिर से सीधा हो गया? तभी तो बॉस चल रहा था, लेकिन तब क्या हुआ, आदमी के पास भी वही मोशन था जो बॉस के पास वही मोशन है नहीं? कोई बॉस जा लो, मान लो कि जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, उसके अंदर बैठा हुआ आदमी का स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर। दोनों का स्पीड बराबर हो गया ना? अब दोनों का स्पीड बराबर हो गया तो फिर उसमें कोई चेंज ऑफ स्टेट तो नहीं हो रहा है। हाँ, बॉस वाला जब ब्रेक लगाएगा या स्पीड बढ़ाएगा तब फिर वो आदमी, अगर वो स्पीड बढ़ाएगा बॉस वाला, तो ये पीछे की तरफ फिर से बेंड हो जाएगा। तो बस में खड़ा हुआ आदमी का स्पीड कब बदलता है? व्हेन रेस्ट से मोशन में आया, या फिर अपना एक्सीलेटर दबाया, या फिर ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से भी होता ही नहीं होता है, लेकिन बाकी दोनों पार्ट को हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में देखने वाले हैं। रेस्ट से अगर बॉस मोशन में गया तो अंदर वाला आदमी टेढ़ा हो गया, और उसको अगर न्यूटन्स लॉ मालूम नहीं होगा, ये चीज उसका फीलिंग में नहीं होगा, तो उसको क्या लगेगा मालूम है? कोई उसको पीछे से खींच लिया, मुड़ के पूछेगा कौन खींचा मेरे को? कोई खींचा क्या? उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। जिसके पास नहीं होगा, न्यूटन्स लॉ के कारण मेरा पाँव आगे निकल गया, मैं पीछे की तरफ बेंड हो गया, उसको लगेगा कि कोई उसको खींच लिया। लगेगा कोई उसको खींच लिया मतलब उसको लगेगा कि उसके ऊपर एक फोर्स आया, मतलब एक फोर्स का फीलिंग करने वाला है वो। तुम ऐसे खड़े हो, तुमको सडनली तुम ऐसे हो गए, तो तुमको लगेगा ना कि तुमको खींच लिया। तो दिस मैन विल सेंस ए फोर्स, जिसको हम लोग इनर्शिया फोर्स कहेंगे। थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूं तो कि जो कंसेप्ट मिसकंसेप्ट है उससे ऊपर जब जाएंगे, न्यूटन लॉ खत्म करेंगे, फिर उसको भी लेके आएंगे। वो जो फोर्स का फीलिंग कर रहा है, कितना फोर्स का फीलिंग कर रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है उसको, है कि नहीं? तो अगर हम कहेंगे ये बॉस जब रेस्ट में था, पता चला यहाँ पर एक बोतल में कुछ पानी रखा हुआ था, या फिर एक खाली बोतल ऐसे रखा हुआ था। जब ये बॉस सडनली चलने लगेगा, व्हाट यू फील? ये बोतल क्या ऐसा पोजीशन में रहेगा? बोतल ऐसा पोजीशन में रहेगा? अभी नहीं होगा। क्या ये बोतल तो अब गिर जाएगा। गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा? क्यों गिर गया? बिकॉज कोई चीज को गिराने के लिए फोर्स चाहिए ना, मतलब बोतल कुछ फोर्स सेंस कर रहा है कि नहीं? पक्का उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है इसलिए तो गिरा। ये नहीं कि पूरा सब कुछ फिक्टिशियस है, यहाँ पर वह बोतल जहां था वही रह गया, आगे निकल गया, सब ठीक है, बट बोतल को गिराने के लिए फोर्स चाहिए कि नहीं? मतलब कोई चीज को गिराने के लिए उसके ऊपर फोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी एक टेबल के ऊपर एक बोतल रखा गया है। हियर इज ए बोतल स्टैंडिंग ऑन द टेबल। आपको कहा गया बोतल को बिना छुए गिराओ। गिरा सकते हो? क्या करना है? टेबल को रगड़ दो, जब आगे की तरफ ढकेल दो, बोतल गिर जाएगा। अगर आगे की तरफ ढकेल लिए, पीछे की तरफ गिर जाएगा। पीछे की तरफ ढकेल लिए, आगे की तरफ गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब सोचो तो। एक बोतल में आपको थोड़ा कंफ्यूज करके आपकी क्वेरी को मेंटेन रखने के लिए बता रहा हूं। सपोज आपके पास एक बोतल ऐसा है, और यहां पे ये है खाली बोतल, या फिर भरा हुआ है, चलो मानते हैं कि भरा हुआ है बोतल। दूसरा बोतल है ये, दूसरा बोतल ऐसा वाला है, लेकिन ये भरा हुआ नहीं है, ये ऐसा रखा है, और ये सिर्फ यहां तक भरा हुआ है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन द टू केसेस? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस हियर। थोड़ा सा आपके अंदर क्वेरी क्रिएट करके छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। ये बोतल यहां तक भरा हुआ है और ये बोतल यहां तक भरा हुआ है। अब अगर आप टेबल को ढकेल दोगे तो सोचो और बताओ कौन सा बोतल पहले गिरेगा? एक भरा हुआ बोतल है, जोर से ढकेल दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी, कौन गिर जाएगा पहले? ये गिर जाएगा ना? ट्राई करो। एक बोतल में पानी भर लो पूरा ऊपर तक, दूसरे में थोड़ा सा पानी नीचे, ठीक है? जैसे आप इसको धक्का दोगे, ये वाला गिरेगा? नहीं गिरेगा। अब देखो ये वाला भड़ाक से गिर गया, है कि नहीं? यू कैन मेक स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसलिए हुआ कि आप कहोगे इसमें मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसके मास कम है, इसमें इनर्शिया कम है। खाली उतना नहीं, ये जो एक फोर्स की फीलिंग कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, मेरे को कोई गिरा दिया ना, इंसान होते तो फील करते। वो जो फील कर रहे हैं वो फोर्स है, तो फोर्स का तीन प्रॉपर्टी होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
इस केस में वो फोर्स कहां पर आता हुआ फीलिंग होगा, इस केस में वो फोर्स कहां पर आता हुआ फीलिंग होगा। इस केस में वो फोर्स आपको यहां पे आता हुआ फीलिंग होगा, जबकि यहां पर आता हुआ फीलिंग होगा। सोचो ये बोतल को यहां से खींच के गिराने की कोशिश करेंगे, यहां से खींच के गिराने की कोशिश करेंगे, कहां से आसानी से गिर जाएगा, पहला वाला। तो वो जो फोर्स का फीलिंग आता है वो कहां पे आता है, इट कम्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे हम लोग इस हायर लेवल की चीजों को चेक करने वाले हैं। तो जो इनर्शिया फोर्स है हम तो पहले भी बता चुके हैं, कोई भी फोर्स है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया के चलते उसको जो फोर्स का फीलिंग आ रहा है वो कहां पर आता है, कहां पर आता है, एट द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अभी के लिए तो हम हल्के से एनालिसिस दिए, उसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिलहाल खाली मैं बताया कि हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपकी लेवल का है, थोड़ा सा ऊपर जाओ तो चीजें बदल जाएंगे। अभी भी लोग न्यूटन फास्ट लॉ पे रिसर्च कर रहे हैं, काफी कुछ चीजें हो सकता है एप्लीकेशन में, समझ में आया। खैर, तो एक तो हुआ बस, जब बस के अंदर आप खड़े हो, बस रेस्ट में, बस चलने लगेगा, पीछे की तरफ गिर जाते हो, क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। अगर किसी कारपेट में डस्ट है, डस्ट निकालना है, कारपेट को झुला दी, डस्ट कैसे निकालते हो, लाठी से पकड़ के मारो उसको, जैसे लाठी से मारोगे डस्ट निकल के आ जाएगा, समझ में आया, लाठी से मारोगे तो डस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इस एग्जांपल के एंड में आपको पूछूंगा मैं कि बताओ कैसे मारना चाहिए। अभी फिलहाल आप ध्यान से सुनो। अब कोई एक कारपेट है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, आपने अगर इसको जोर से मारो, ये डस्ट पार्टिकल है, आपने इसको जोर से मार दिया डंडे से, ये कारपेट को झुला दिए थे तो कारपेट सडनली पीछे आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल का अपना मास है, उसके चलते उसका इनर्शिया रह गया, वो वहीं पे रहने की कोशिश करेगा, उसको कोई खींच तो नहीं रहा है अंदर, तो वहीं पे रहने की कोशिश करेगा। जैसे कारपेट पीछे गया, डस्ट देखा मेरा तो कोई बेस नहीं, वो गिरने लगा, है कि नहीं। तो यू सी बाय डस्टिंग वी क्लीन ए कारपेट, कैसे, बाय बीटिंग द कारपेट। क्या हो गया, by inertia of rest dust particles remain where they were, the carpet leaves the position। तो क्या होता है, dust particles become free और वो निकल के आ जाते हैं। क्या बात समझ में आया, है ना। अच्छा, मान लो कि छोटा सा डस्ट पार्टिकल है और एक बड़ा सा मोटर दाना है, सपोज पीनट लगा हुआ है, किसी कारण से मारेंगे तो कौन पहले गिर जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, और रुके रहने की ज्यादा पसंद करेगा। डस्ट पार्टिकल का मास काफी कम है, बहुत जोर से मारो तो निकलेगा, पहले आप धीरे धीरे मारोगे, जो बड़े बड़े दाने थे वो निकल जाएंगे, जोर से मारोगे तो और भी छोटे छोटे फाइन डस्ट थे वो निकलेंगे। धीरे धीरे मारने से फाइन डस्ट क्यों नहीं निकलते थे, क्योंकि उनके पास मास कम होने के कारण इनर्शिया भी तो बहुत कम था, है कि नहीं, इनर्शिया भी काफी कम था, तो वो निकले नहीं। जब जोर से मारे तो उसका इनर्शिया, जो थोड़ा सा जो इनर्शिया था उसके चलते भी वो काम में आया, क्योंकि सडन चलने लगा। जैसे हम बोले कि अगर बस के अंदर कोई बोतल रखा है, बस चलने लगेगा, बोतल गिरेगा, अगर बस धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, बोतल गिरेगा क्या, जोर से चलना शुरू करेगा तो आर यू गेटिंग, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डस्टिंग ऑफ कारपेट, डस्टिंग ऑफ ए कारपेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ रहा है। सोचो तो हमारे पास एक कारपेट था और ये कारपेट के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होता है ना, ये हो गया वो सॉफ्ट लेयर, दिस इज द सॉफ्ट लेयर ऑफ द कारपेट, ये हो गया वो सॉफ्ट लेयर ऑफ द कारपेट। और इधर क्या होता है उसका, इधर होता है उसका एक मोटा सा कपड़ा रहता है, उसका पीछे रहता है कि नहीं रहता है, हियर इज ए थिक क्लॉथ बिहाइंड द कारपेट। अब डस्ट पार्टिकल कहाँ है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर है, समझ में आया क्या। अब आपको दिमाग लगाना है, मुझे इस कारपेट को मारना है ताकि डस्ट पार्टिकल निकल के आएंगे। हमारे पास दो तरीके हैं, मैं क्या किया, एक हथौड़ा लेके इसको इधर से मारा, दूसरे केस में हथौड़ा लेके मैं इसको इधर से मारा। कौन सा केस में डस्ट पार्टिकल विल कम आउट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वाले इससे मारेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते निकलेगा, क्या इधर से मारने से नहीं निकलेगा, निकलेगा, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
देखेंगे उसको, जब हम इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। Inertia of motion. क्योंकि जब इसको हम इधर से मारेंगे, ये कारपेट था, ये भी चलने लगेंगे। अब कारपेट वापस आ जाएगा, क्योंकि डॉट पार्टिकल चल रहे थे तो चलते चलते निकल जाएंगे। आर यू गेटिंग? इधर से मारने से भी निकलेंगे, इधर से मारने से भी निकलेंगे। इधर से मारने से डॉट पार्टिकल किधर से निकलेंगे? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इधर से मार दोगे टुवर्ड्स राइट निकल जाएगा। समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि व्हेन वी स्ट्राइक इट लाइक दिस, these dot particles go out like this. When if the carpet is beaten the dust particles leave the carpet due to inertia of rest, due to inertia of rest. In fact, the particles remain in their state of rest and carpet moves away from them. तो पूछेंगे why when you beat a carpet why dust particles come out? रीजन समझ में है? क्या हुआ? डॉट पार्टिकल बाहर आते हैं। हमको लगता है, जैसे हम बोल रहे थे ना, जैसे बस चलता है, चलना शुरू करता है, हमको लगता है वो आदमी पीछे की तरफ गिर गया, आदमी गिरा, वो अपनी जगह रह गया, उसका पाँव निकल गया। सिमिलरली हमें लगता है कि इसको मारो डॉट पार्टिकल निकल जाते हैं। डॉट पार्टिकल नहीं निकलते बाबा, वो अपनी जगह रह जाते हैं, कारपेट पीछे चला गया। समझ में आया क्या? सम विजुअल एग्जांपल्स यू कैन टेक। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें किसी एक पोस्ट कार्ड में ऐसे रखा गया है किसी ग्लास के ऊपर, और सपोज हम इसके ऊपर कोई कॉइन ऐसे रख दिए हैं। दिस इज ए कॉइन केप्ट ऑन दी पोस्ट कार्ड, है ना। अभी अगर मैं इस पोस्ट कार्ड को ऐसे एक बार फुड़क करके मार दूंगा, ये कॉइन फेंका जाएगा कि ग्लास के अंदर गिर जाएगा? किधर गिरेगा? ग्लास के अंदर गिर जाएगा, है कि नहीं? अगर हम ये पोस्ट कार्ड को ऐसे यहां से एक धक्का दे देते हैं तो आप देखोगे दिस कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास। व्हाई? क्योंकि वो कॉइन अपनी जगह था, रेस्ट में था। जैसे पोस्ट कार्ड को धक्का दिए वो निकल गया, लेकिन कॉइन तो अपनी जगह रह गया। क्या बात समझ में आया? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। आई कैन शो दिस और डू दिस और आस्क यू इन ए डिफरेंट वे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक स्लैब रखा हुआ था। कैसा स्लैब है? स्मूथ स्लैब है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तेल एकदम बढ़िया से डाल दिए, ठीक है। ये एक स्मूथ स्लैब है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया था ऐसे। चलो ये ब्लॉक का नाम ए है और ये बी है, और सपोज आपने इस ब्लॉक को कोई एक फोर्स लगा के पुश किया। देयर इज नो फ्रिक्शन, एवरीवेयर इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। दिस एंड ऑफ द स्लैब इज P, दिस एंड ऑफ द स्लैब इज Q। ये पहले स्लैब रेस्ट में था, क्या लिखेंगे? द सिस्टम वाज अर्लियर एट रेस्ट। ये समझ में आ गया ना? ये ग्लास वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, ये तो छोटा सा बुक वाला एग्जांपल, मैं उसका एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। हियर द स्लैब was at rest. The slab B was pushed by a force F. Comment upon what happens
ब्लॉक ए। डिस्कशन क्वेश्चन है, एक स्लैब है, कहीं कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, बी है स्लैब, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, सब कुछ रेस्ट में है। अगर स्लैब बी को हमने पुश किया, दैट मीन्स द सिचुएशन कम्स समथिंग लाइक दिस। ये जो ब्लॉक था यहाँ पे, इस ब्लॉक को हमने थोड़ा इसको स्मूथ है, ये स्मूथ दिखाया। अब इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, एक तो वह स्लैब तो चलेगा क्योंकि इट्स एक्सटर्नल फोर्स, एक ही फोर्स आया है, तो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स तो चलेगा, ये चलने लगा, रेस से ये चलने लगा। व्हाट हैपेंस टू द ब्लॉक? कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे, ब्लॉक क्यू के पास है कि पी के पास है? ब्लॉक कहाँ है? पी के पास है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक पीछे की तरफ चले गया? नहीं कह सकते, ब्लॉक तो अपनी जगह रहा, ब्लॉक अपनी जगह रह गया। गया कौन? ये उसके नीचे निकल गया। क्यों? ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं था क्या? नहीं था, था ना, वेट था, वेट इज एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो फिर नहीं, वो अनबैलेंस्ड नहीं था, उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी तो था और दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे। Weight and reaction force acting on the block was equal and opposite. So it was a external balanced force. Was there any external unbalanced force on A? No. क्या A रेस्ट में था? हाँ था। कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया तो A रेस्ट में ही रहेगा, मतलब जहां था वहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ। फ्रिक्शन नहीं, तो स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ का मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो अब होगा क्या, मैं आपको पिक्टोरियली बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझने की कोशिश करना। ये है कोई घर का छत जहां से कोई पेंडुलम झूल रहा है और यहां पर था आपका ब्लॉक वाला अरेंजमेंट। ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ था, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ था, किसके नीचे? पेंडुलम के नीचे रखा हुआ था। ये था पॉइंट P और ये था पॉइंट Q। एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, द सिस्टम वाज एट रेस्ट, द सिस्टम वाज एट रेस्ट। थोड़ा ध्यान से देखना। आई वांट टू रिपीट द सिचुएशन व्हेन आई स्टार्ट पुशिंग दिस वन। ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट को मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं पुश करूंगा, जैसे मैं पुश करूंगा, इसको यहां से पुश करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ये चलना लगेगा। हाँ, ये क्या हो गया? स्टार्टेड पुशिंग। कोई फोर्स लगा के पुश किया। अब क्या होने वाला है स्टेज 3 में? देखो स्टेज 3 में ये होने वाला है कि ये जो अरेंजमेंट था वो कहाँ गया? इतना बड़ा बड़ा अरेंजमेंट क्यों करता हूँ, उनकी जगह नहीं होता है, रुक छोटा कर देता हूँ। बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक। अब क्या हुआ कि मैं ये अरेंजमेंट को जो हम पुश करना शुरू किए थे, वी हैव स्टार्टेड पुशिंग दिस वन। नाउ व्हाट विल हैपन? स्टेज 3 में देखो, जैसे पुश करोगे व्हाट विल ऑब्जर्व? बड़ा वाला ब्लॉक मूव करेगा कि छोटा वाला मूव करेगा कि दोनों मूव करेंगे? बड़ा वाला मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया तो उसके चलते क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसे जाने लगेगा। लेकिन नोटिस करो ब्लॉक कहाँ है? अब भी इसके नीचे, ब्लॉक अब भी इसके नीचे ही है। जो ये कहना कि ब्लॉक पीछे की तरफ चला गया, ब्लॉक पीछे की तरफ नहीं गया। हुआ क्या, जिसके ऊपर फोर्स आया वही आगे निकल गया, ब्लॉक तो अपनी जगह अब है। पहले कहां था? ये जो झूलता हुआ पेंडुलम उसके नीचे, अब कहां है? अब भी झूलता हुआ पेंडुलम के नीचे, मतलब ब्लॉक अपनी जगह है। क्योंकि ब्लॉक फिसलते फिसलते इसके ऊपर गिर जाता है तो हमें लगता है कि ब्लॉक पीछे आ गया और ये गिर गया, ब्लॉक पीछे नहीं आ। ये फीलिंग मैं आपको देना चाहता हूं कि इनर्शिया रेस्ट के चलते ब्लॉक जहां था वहीं रह गया, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ये हो गया स्टेज 1, ये स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या ऑब्जर्व किए? ब्लॉक रिटेन्स
its position, but slab moves. लेकिन देखने वाले क्या कहते हैं, ब्लॉक पीछे की तरफ गया, पीछे फिसल गया। ब्लॉक पीछे फिसला क्या, मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा तो चलाने के लिए बढ़िया है कि नहीं। ब्लॉक तो खुद ही चलने लगा बिना एक्सटर्नल फोर्स का। कोई पूछ लेगा ब्लॉक अगर पीछे की तरफ फिसल गया तो बताओ व्हाट इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब लोग अरे नहीं फिर कैसे फिसल गया, तो आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है। ब्लॉक फिसला नहीं है, जहां था वहीं है। मूव किया कौन, मूव किया ये स्लैब। व्हाई, बिकॉज देयर वाज ए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं थे वेट और रिएक्शन फोर्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, बट दे वर बैलेंस्ड। तो ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो था लेकिन वो अनबैलेंस्ड नहीं था। स्लैब के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स था, वो अनबैलेंस्ड था। तो स्लैब मूव किया, ब्लॉक जहां था वही रह गया। क्या मैं क्लैरिटी के साथ पूरा चीज को बता पाया? क्योंकि इसको सीखते सीखते हम लोग मिसकंसेप्शन ले लेते हैं, ब्लॉक पीछे की तरफ फिसल जाएगा। ब्लॉक पीछे की तरफ फिसलता है नहीं, जहां था वहीं रहता है। क्या बात समझ में आया? आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैं लाया था आपके लिए, मैं सपोज दिखाता हूँ, ये आलू वाला एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये क्या है? आलू। हाँ, एग्जाम में मिलता है, हर जगह मिलता है, घर में मिलता है, मिलता है ना एग्जाम में। आयुष नहीं मिला कभी आलू? एग्जाम में मिलता है, टेस्ट में स्कूल में नहीं मिलता है, टीचर देते होंगे बड़े प्यार से। ये आलू है, ये आलू को मैं यहाँ पर से छेदा कर दिया, छेदा कर दिया। देखो यहाँ पर मैं लेके रॉड ऐसे लगा दिया। अब देखो आलू यहाँ पे, मैं रॉड को यहाँ से पकड़ लिया। अगर इसको ठोकते हैं, देखो क्या हो रहा है, आलू किधर जा रहा है देखो तो। इज इट कमिंग क्लोज टू माई हैंड? अरे ऐसे कैसे आ गया? इज आलू कमिंग टू माई हैंड? नो। व्हाट हैपेंस? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये अपनी जगह रहा, लेकिन रॉड इसके अंदर से आगे निकल गया। क्यों आया? समझ में आ रहा ना? इसको अगर हम पकड़ के ऐसे फिर से मारते हैं, देखो ये पकड़ लिया है, इसको यहां से मारे, कुड़ुक 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 कुड़ुक, धीरे धीरे मेरे हाथ के पास आ रहा है, रॉड आगे गया और ये अपनी जगह रह गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। मेरा रॉड आगे निकल गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आलू जहां था वहीं रह गया, तो रॉड इसके अंदर से गुजर गया। मतलब कोई चीज को अगर लिटरली विथ रिस्पेक्ट टू दिस इधर को मूव करना है तो आप कैसे मूव करोगे, ये क्वेश्चन आता है। KVPY में एक बार आया था, ठीक है। कैसा सोचना है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया ना, तो आलू वाज नॉट फिजिकली मूविंग। चलो इसको याद में रखो और बताओ मेरे को कि सपोजिंग हम कोई एक हथौड़ा है, ये एक हथौड़ा है। अब इस हथौड़े के अंदर से हुआ यूं है कि एक ऐसा एक होल है, ये हथौड़ा के अंदर से ऐसा वाला एक होल है। आई कैन नॉट शो दी होल, ये ऐसा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर से एक डंडा डाल दिए। कैसा है डंडा? ऐसा। अब बन गया ये मेरा हथौड़ा, ठीक है। अब क्या है कि ये हथौड़ा और इधर आ सकता है क्या? इधर मोटा हो गया ना, इसके अंदर जो होल है वो फंस गया उसमें आके। इधर नेरो है, इधर थोड़ा चौड़ा है उसका, ये घुस नहीं सकता अंदर। अब कुछ समय काम करने के बाद आप हथौड़ा से मारा पीटा करते हो किसी को, तो पता चला कुछ समय के बाद पता चला कि हथौड़ा थोड़ा लूज हो गया है। आप उसको टाइट करना चाहते हो, कैसे टाइट करो? मैं आपको दो तरीका देता हूं। एक हुआ कि इसको इसी पोजीशन में रख के, इसको ये पूरा पोजीशन को, जैसे मान लो ये है ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड है। अब ये पूरा का पूरा हथौड़ा को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे नीचे ठोकोगे, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ, इस हथौड़े को आपने क्या करना है, इस हथौड़े को आपको उल्टा करना है। उल्टा करके क्या करना है, इसको यहां से रख के इस लकड़ी को ठोकेंगे, ठीक है। तो कौन सा केस में, इसमें तो लकड़ी जमीन में घुस जाएगा, कौन सा केस में ये आसानी से हो जाएगा? केस ए में। इसको टाइट करने के लिए अगर ये लूज हो गया, हथौड़ा लूज हो गया, मतलब ये हथौड़ा अब ऐसा ऐसा ऊपर नीचे हो गया है, लूज हो गया है, तो इसको, ये हैवी मास है, ये लकड़ी का है तो लाइट मास का है, लोहे का हैवी मास का है। आप इसको अगर पकड़ के ये पूरा हथौड़े को अगर ऐसे ऐसे ठोकोगे, तो जब लाके इसे ठोकोगे तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये मोशन में आएगा।
आप इसको रोक दोगे लेकिन ये चल जाएगा अंदर। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका हुआ, अगर इसी हथौड़े को अगर हम किसी तरह से, मान लो इस हथौड़े को किसी तरह से कोई पकड़ लेता है, कहीं जाके इसको पकड़ के जकड़ के रख दिया कोई, इसको मान लो इसको कोई पकड़ लिया ये, ठीक है, और इसको अगर जोर से पीछे से मार दिए, जैसे अभी हम आलू वाला केस कर रहे थे, हथौड़ा को यहाँ से पकड़ के ऐसे जोर से मार लिए, तब भी टाइट हो जाएगा कि नहीं? दोनों केस को ध्यान से देखना, दोनों केस को ध्यान से देखना। कारपेट वाला केस में देखे थे, पीछे से मारो तो वो जो डॉट पार्टिकल निकल जाते थे, वो इट वाज इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो फिर से याद दिलाता हूँ, भूल गया। ये जब इधर से आप मारते हो, डॉट पार्टिकल उसके साथ निकल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो निकल जाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इधर से मारते हो डॉट पार्टिकल तब भी निकलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हथौड़ा वाला केस में आओ और डिस्टिंग्विश करो। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके नीचे अभी ठोक दूंगा, किसको? हथौड़े को ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे ठोका ठोका ठोका, तो टाइट हो जाएगा कि नहीं? क्यों हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जब इसको मैं उठाया ऊपर, नीचे लाया, ये वाला हिस्सा भी नीचे आया, मैं सडनली इसको रोक दिया, वो तो आ रहा था, वो घुस गया बिकॉज ऑफ मोशन। जबकि मैं अगर इसको पकड़ के डंडे को, जैसे आलू वाला केस अभी किए, ये वाला केस में अगर मैं ये वाला केस में जब मैं इसको इधर से पकड़ के ऐसे ठोकता हूं, तभी तो ये घुस रहा है अंदर, देखो घुस रहा है नहीं अंदर। ये क्यों से किस लिए हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो ये जो मेथड में हम लोग अभी इसको टाइट किए, कैसे? इधर से ठोक के, ये कौन सा मेथड में टाइट हो गया? बाय इनर्शिया। ये अपनी जगह रह गया, ये घुस गया रेस्ट, और इसको उठा के ऐसे जबरदस्ती ढकेल दिए, नीचे आ गया, तो ये इनर्शिया मोशन। आर यू गेटिंग? They'll ask you very typically, क्योंकि बुक में एक ही एग्जाम्पल लिखा है, कारपेट को मारो तो निकल के आ जाता है, इधर से मारो तो क्या होता है, उधर से मारो तो क्या होता है, वो समझ में आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है समझ में आया, ठीक है? यस सर। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। क्लियर? बस आपको मैं जानना चाहता हूं कि इस केस में क्या होने वाला है, थोड़ा सोचो और बताओ कि सपोजिंग ये कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जिनका है, जिनका नहीं है बात उनका अलग है, उनको माफ कर दिया जाता है। अब हुआ क्या है, इसके ऊपर से कोई एक थ्रेड ऐसे गया, ऐसे गया, थोड़ा मैं इसको इधर ले आता हूं। क्या आपको ये पुली अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? अब हाँ, सब पुली मासलेस है, ठीक है, सब पुली यहाँ पे मासलेस है, और यहाँ पर हुआ यूं है कि ये थ्रेड इधर से आया और इधर से गया, और यहाँ पर रखा है कोई एक ब्लॉक। थोड़ा मैं टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली यू विल ट्राई टू एंजॉय इट। अब हुआ क्या है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है और ये छोटा वाला ब्लॉक है, दोनों सेम फ्लोर के ऊपर है, और इस ब्लॉक का नाम है ए, ये ब्लॉक का नाम है बी, और यहां से आप इसको पकड़ के खींचने लगे विद सम फोर्स एफ। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना, देखते हैं कौन बता पाता है इसको। क्या? इन फिगर everything was at rest if a force F is applied as shown
then A moves, then B moves, A only moves, B only moves, or only A moves, only B moves, then both A and B move. ये है क्वेश्चन, हम जो पढ़े उसको यूज करना है ना हमें। अगर इसको इसे पकड़ के खींचेंगे, ए मूव करेगा, सिर्फ ए मूव करेगा कि सिर्फ बी मूव करेगा कि दोनों मूव करेंगे, द आइडिया स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन, एनीवेयर देयर इज नो फ्रिक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? कौन मूव करेगा? ए मूव करेगा कि बी मूव करेगा कि दोनों मूव करेंगे? दोनों रेस्ट में थे। मूव करने का कंडीशन क्या हुआ? देयर मस्ट बी एक्सटर्नल फोर्स। खाली एक्सटर्नल, अनबैलेंस्ड नहीं। चलिए, हम अगर इसको एफ फोर्स में खींचे, आर यू नॉट क्रिएटिंग सम टेंशन इन दिस थ्रेड? यस। तो बताओ तो टेंशन यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पर? टेंशन यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी तो इतना ही है, यहाँ पे भी तो उतना ही है, हर जगह वही है, यहाँ पर भी वही है। क्या ए के ऊपर एक फोर्स ऐसे नहीं आया? क्या वो बैलेंस्ड है? नहीं है, अनबैलेंस्ड है। क्या इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। तो यू सी ब्लॉक ए मूव्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। द नेम ऑफ द फोर्स इज टेंशन इन द थ्रेड। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ टेंशन बनेगा और उसके चलते ये ब्लॉक मूव करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, ड्यू टू the external unbalanced force, external unbalanced force of thread, जिसको हम कहेंगे टेंशन, on the block A, the block starts moving from rest। तो ए ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया, चलना शुरू किया। अब सोचना है बी। हाँ सर, पुली में फ्रिक्शन है? नहीं पता, नो फ्रिक्शन। स्मूथ लिख रहा हूं मतलब नो फ्रिक्शन। नहीं, कहीं भी नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो बी चलेगा कि नहीं चलेगा? अब देखना, समझ में आ गया कि ए चलेगा, ए चलेगा, समझ में, इसको खींचते हुए ले तो ए चलेगा। ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में सोचो, इसके ऊपर क्या फोर्सेस आ रहे हैं, है ना। चलो मैं इसी को लेके दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या हो रहा है व्हेन वी गो फॉर द अदर केस। ये है, ये है। अब इसके बारे में सोचो। अगर ये ब्लॉक के बी के बारे में मैं सोचने की कोशिश करूं तो बाकी सबको मैं भगा देता हूं, बाकी सबको मैं भगा देता हूं, ये सब भागे। अब देखो तो जो टेंशन पुली को ए को खींच रहा था, इसको भी खींच रहा है। इधर भी कुछ टेंशन टी हो रहा है, और ये टेंशन हर जगह बराबर है कि नहीं? ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स है? स्मूथ तो था, मालूम है, चलो इसको हटा देते हैं दिखाने के लिए। क्या ब्लॉक का अपना वेट है? हाँ है। क्या उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ है। तो आप कहोगे क्या ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस है? हाँ है। कितने ठो? 1 2 3 4। क्या वो बैलेंस्ड है? यस। इधर को जितना टेंशन है इधर उतना ही टेंशन है, जितना नीचे वेट। तो ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो है बट नेट फोर्स इज बैलेंस्ड। तो होगा क्या? ओनली ए विल मूव, बी विल नॉट मूव। जैसे खींचोगे बी मूव करेगा, ब्लॉक अपनी जगह बैठा रहेगा। आर यू गेटिंग? हाँ, समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे एज एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन बी आर बैलेंस्ड, therefore B will not move, B will not move। क्यों?
क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो आप कहोगे देयरफॉर वी विल नॉट मूव। क्यों ऐसे लगा? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। सोच रहे हो लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जगह में यूज कर लेंगे। ये चीज रखा है, धक्का नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, कौन नहीं जानता है? ये न्यूटन महाराज बोले थे। अरे हर कोई जानता है, जानता ही नहीं जानता है? कोई छोटा सा बच्चा भी अगर कोई सामान अपनी जगह कहीं छोड़ देता है उसको बाद में बोलते हो जहाँ लेके आओ तो वहीं पे जाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है जहाँ छोड़े थे वहीं पड़ा होगा। हम बोलते हैं हाँ ये चीज न्यूटन बोले थे, कितना आसान मीनिंग लगा के रखे थे, लेकिन देखो उसका एप्लीकेशन कितना पावरफुल। ये कोई यहाँ पर चीज रखा हुआ है और इधर भी कोई चीज रखा हुआ है, इसको खींच के मूव करवाना चाहते हो, डायरेक्टली उसको सीधे सीधे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर से लाके कनेक्ट किया तब भी ये रह गया अपनी जगह और ये चलने लगा। इधर से खींच रहे, उधर एक रूम, ये मेरा रूम है, इधर एक ब्लॉक पड़ा है, इधर से मैं खींच के लेना चाहता हूँ लेकिन ब्लॉक को बांधने की कोई बंदोबस्त नहीं है, ऐसा पुली अरेंजमेंट कर दिया, इधर खींच दो ब्लॉक चलने लगा। दी सेंट्रल ब्लॉक बी इज नॉट मूविंग। एप्लीकेशन कितना खतरनाक खुंखार हो सकता है, देख रहे हो? ये बात दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, हाउ यू यूज द साइंटिफिक नॉलेज यू हैव गेन्ड टू योर एप्लीकेशन और टू योर डे टू डे लाइफ। फिजिक्स इज, इंजीनियरिंग इज यूज ऑफ फिजिक्स। समझ में? फिजिक्स इज गोइंग डीप इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ एसोसिएटेड विद एवरीथिंग। इंजीनियरिंग क्या हो गया? अप्लाइड फिजिक्स, हाउ टू यूज फिजिक्स इन डे टू डे लाइफ। क्या बात समझ में आया? इंजीनियर बनना है कि तुम लोग डॉक्टर बनना है? तेरे को क्या बनना है रे सुभान? डॉक्टर। डॉक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं। अगले जन्म में बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है? वो तुमको ऐसे ऐसे सुई का बेड़ बनाते हैं, उसके ऊपर सुलाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर जितने लोगों को सुई मारे हो वो सारा बदला लेते हैं अगले जन्म में। ऐसे सुई वाला बेड़ रहेगा उसके ऊपर सुलाते हैं। क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? सुई मारोगे दूसरे लोग, जितना चीर फाड़ करते हो, करते ही नहीं करते। दूर से बड़ा आसान लगता है डॉक्टर वाला काम, इतना मुश्किल है, इतना मेहनती है। जस्ट थिंक समवन इज लाइंग ऑन द बेड, आप उसका पेट फाड़ के इसे देख रहे हो अंदर क्या है, उसके अंदर चीजें कर रहे हो सकेगा तेरे से? हाँ नहीं सर, बाहर से जो व्हाइट ड्रेस में आते हैं यहाँ पर स्टेथो डाल के देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। उसलिए डॉक्टर बनोगे? अरे धुआं निकल जाएगा। ऐसे किसी का गला को काट के यहाँ से रिपेयरिंग करना है, इसे काटा फचक करके ब्लड निकला, ओह कर सकते हो? किसका खोपड़ी को खोल के देखना है उसके अंदर ब्रेन है कि नहीं। ना ब्रेन तो है लेकिन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? और सबसे मुश्किल कब होता है मालूम है? लोग आपके पास आते हैं, उनको बीमारी है और उनको पता नहीं चल रहा कि उनको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। देहाती एरिया में जाओगे तो इफ यू गो टू रूरल एरिया, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा भी कुछ भी नॉलेज नहीं हुआ, क्या सामने खड़े हो जाए, क्या हो रहा है? डॉक्टर पूछेगा क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? आप ही पता कर लो। तो डॉक्टर कैसे पता करेगा तुमको कहाँ दर्द हो रहा है? और कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में आगे पेट कुड़बुड़ कर रहा है। अब कुड़बुड़ कर रहा है तो मतलब क्या है? पेट में बहुत किस्म की प्रॉब्लम होते हैं। कोई बोले गुड़गुड़ कर रहा है, कोई कुड़बुड़ कर रहा है, कोई घुमा रहा है, ऐसे बोलेंगे। उनका लैंग्वेज से समझना है कि उसके पेट के अंदर क्या चीज़ें घूम रही हैं, क्या सोलर सिस्टम घूम रहा है कि उसका सारा चीज़ घूम रहा है। आपको मालूम होगा कि उड़ीसा में जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस है उसमें कौन से लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? प्योर देसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उड़िया, वो भी देसी रूरल वाला, ताकि डॉक्टर्स को समझ में आए कि लोग वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कि समझ में आएगा। समझ में आया? वो अपनी लैंग्वेज में आके बोलेंगे और आपको उनको ठीक करना है, समझना है क्या हो रहा है। अब सर दर्द करना, सर घुमाना, सब अलग अलग रहेंगे नहीं, वो लोग बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी बोल देंगे सर के बारे में। मेरा सर पे ये हो रहा है ना, ऐसे लगेगा चक्री चक्री लग रहा है, समझ में आना कि घूम रहा है इसको, है ना? तो ठीक है थोड़ा क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आया वो अगर रेस्ट में है तो चलना शुरू करेगा, और जिसके ऊपर नहीं आया वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इनर्शिया रेस्ट। बाकी रह गया इनर्शिया ऑफ मोशन, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करके छोड़ना चाहता हूँ। कंफ्यूज होना सबको पसंद है कि नहीं? क्या आप लोग अभी तक कन्विंस्ड हो गए कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा? आर यू श्योर? नहीं तो अभी क्या बता रहे थे? वही तो न्यूटन बोले, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा।
और उसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, आदमी खड़ा था, बस चलने लगा, आदमी पीछे की तरफ गिरने की एहसास हुआ, कारपेट को मारा, डॉट निकल गया, आलू को मारा, आलू मेरे हाथ के पास आ गया, है कि नहीं, और फिर हथौड़ा को कैसे टाइट करते हैं, इसमें कैसे मूव करा, वो सब देखे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला पार्ट हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला पार्ट में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। सपोजिंग फॉर योर कंफ्यूजन, हेडिंग क्या है, गेट कंफ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड, क्योंकि उसको बाद में हम क्लियर करने वाले हैं। गेट कंफ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड। अगर हमारे पास कोई एक बम रखा हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा फायर देता हूं, क्या मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, क्या होगा, धूम करके उड़ेगा और टुकड़े टुकड़े उड़ गए। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स दिया क्या, उड़ गया। देन हाउ न्यूटन्स लॉ इज जस्टिफाइड। लगता है कि लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स और एनर्जी इज गिवन, इफ ए बॉडी एट रेस्ट इट शुड बी एट रेस्ट। लेकिन एनर्जी लिखा है कहीं, नहीं लिखा है। मैंने किसी एक पंखे को मैंने क्या किया, यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। व्हेन आई गिव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पंखा घूमने लगा, क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, वो एक्सटर्नल फोर्स है क्या। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पंखा क्यों घूमा, अंदर गया, मोटर लगाया, सब घूमा, लेकिन हुआ क्या कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे नहीं चलना चाहिए। मैं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, मैं यहाँ पर खड़ा था, माई बॉडी वॉज एट रेस्ट, ऑल एट ए सडन मेरे अंदर जो मसल्स के जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है, तो मैं तो चलने लगा। मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया तो मैं क्या चलने लगा। क्या न्यूटन्स लॉ गलत है, बाद में देखेंगे। न्यूटन्स लॉ 100% सही है, हम लोगों का समझने का तरीका ही गलत है। गलत तरीके से समझे तो स्कूल वाला चीज निपट गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गेट कंफ्यूज्ड विथ व्हाट यू हैव नोन। कोई आदमी खड़ा है रेस्ट में और वो चलने लगा, मैं तो रेस्ट में था, आई नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव, मैं चलने लगा, है कि नहीं। या फिर कोई एक बॉडी, मान लो कि एक डंडा ऐसे रखा हुआ था, क्या ये डंडे के ऊपर अभी जो फोर्सेस आ रहे हैं वो एक्सटर्नल और बैलेंस्ड है, हाँ है, एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस्ड है, क्या ये डंडा रेस्ट में रहेगा, चलने लगा। न्यूटन्स लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, कोई एक बॉल ले लो, बॉल के अंदर एक कीड़ा ले लो, अब ये कीड़ा इसके अंदर चलेगा तो बॉल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं बारी बारी से आपको दिखा दिया, इंटरनल फोर्सेस कैन मूव ए बॉडी, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स आल्सो बॉडीज कैन मूव, विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स body should not move, but here the forces are balanced, but still the danda starts moving. कोई आदमी रेस्ट में खड़ा था, all at a sudden he started moving. What is? There must be how Newton's law is justified. क्या ये सब आप जानने को दिल करता है? दिल करता है कि नहीं करता है? अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जस्टिफाइड है तो फिर ये सब केसेस में कैसे हो रहा है? नहीं, ये सब स्पेशल केस है, बाकी सारा केस में होते हैं। ऐसा नहीं, हम लॉ को ऐसे गलत अलग तरीके से समझे हैं, है ना। कभी कभार बराबर स्टेटमेंट बराबर होने से भी उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। स्टेटमेंट सेम रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी सेम रहेगा, एग्जीबिशन भी सेम रहेगा, लेकिन लोगों को समझ में आएगा उल्टा। जैसे कोई एक आदमी था, वो कोई टीचर थे, वो क्या किए, वो हरदम पान खाते रहते थे। क्या खाते थे? पान खाते थे। और बच्चों को क्लास में कुछ कम बोलते थे, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे, सारा चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी ले लिया, हियर वाज सम वाटर, ये टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया, ठीक है। और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब में वो क्या किए, थोड़ा सा अल्कोहल ले लिए, समझ में आया, थोड़ा अल्कोहल ले लिया गया, गॉट इट। फिर क्या किए, एक अर्थवर्म लेके आए, ये है कोई अर्थवर्म, और इसको पीछे से एक थ्रेड से बांध के इसे झुला दिया, झुल गया। अब वो अर्थवर्म को लेके, तो पान खाते थे, कुछ बोलते होते थे नहीं, वो क्या किए, वो जो अर्थवर्म है उसको पहले लेके आए, थोड़ा ये इसको छोटा कर दें, ये क्या किए, वो अर्थवर्म को लेके आए, वो लाके क्या किए, इसको पानी में ऐसे डुबाए,
थोड़ी देर रखे, ऐसे 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 किए उसको, फिर निकाले, बाहर देखे तो अर्थवर्म जिंदा था। ठीक है, फिर क्या किए, इस अर्थवर्म को लिए लेके अल्कोहल में डुबाए, थोड़ी देर ऐसे ऐसे किए, बाहर निकाल के देखे तो बेचारा मर गया, है ना। फिर पान खा रहे थे, थूक के आए, बच्चों को पूछे क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। तो कोई वो राइम्स गा दिया, अर्थवर्म पानी का रानी है, जीवन उसका पानी है, ये है ना, उसमें रहता है तो मरता नहीं है। और कोई दूसरे आया तो बोल रहा है सर मेरे को साइंटिफिकली कुछ चीज़ें समझ में आया। क्या समझ में आया, बोला कि हमें डेली थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीना चाहिए ताकि पेट में अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो मर जाएंगे। आप ये बताना चाहते थे, समझ में आया। सही समझ क्या था, इट कैन सर्वाइव इन वाटर नॉट इन अल्कोहल। लेकिन बच्चे को क्या समझ में आया, डेली थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीना चाहिए ताकि पेट में अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो मर जाएंगे। फिर दूसरा बच्चा कूद के खुद से बोला, खुशी से बोला मेरे पापा तो डेली पीते हैं क्योंकि वो उनका पेट पूरा साफ रहता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन बराबर होने के बावजूद लोगों के मन में अलग इंटरप्रिटेशन, अलग नॉलेज आ जाती कि नहीं, देख के चीज लोग कुछ दूसरा समझ लेते है कि नहीं। तो ऐसे ही हम लोग न्यूटन जो फर्स्ट लॉ को हम लोग अभी देखें और उसमें से जो समझें वो एक प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग है। जब अंदर जाएंगे देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है। ऐसे क्या है कि वर्ल्ड फेमस है और जब तक ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा तब तक लोग को लोग पढ़ते रहेंगे। तो कुछ तो होगा खासियत कि इतना आसान है, कोई चीज रखा है जब तक धक्का नहीं दोगे नहीं चलेगा। कौन बोले थे, न्यूटन। जो कभी स्कूल नहीं गया उसको पूछोगे तो बोलेगा कि कोई बुढ़ी के पास जाओ, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, उनको जाके पूछो ये रखा है तो इसको धक्का नहीं देने से चलेगा। नहीं बेटा नहीं चलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको भी मालूम है। बोले क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम जानते हैं नहीं चलेगा। आप बोलेगा हम भी जानते हैं, न्यूटन बोले थे, तो गुस्से में आ जाएंगे। न्यूटन क्या खाक बोलेगा, हर कोई जानता है कि नहीं। अगर इतना आसान होता लॉ बनाना तो मैं कितना लॉ बना लेता। पंखा लगाओ ठंडा लगता है नहीं, लाइट लगाने से उजाला हो जाता है, हंसो तो दांत निकल आते हैं, ये लॉ, सोहान्स लॉ, फर्स्ट लॉ। व्हेन ए बॉय स्टार्ट्स laughing his teeth comes out, तो ये बन गया लॉ। फिर लोग एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, क्या बिना हंसे नहीं निकलेगा, जिसका दांत बड़ा है उसका नहीं निकलेगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो लॉ को हम लोग कितना आसान समझ लेंगे नहीं, क्या इतना आसान लॉ इतना महान हो सकता है। तो महान हुआ कैसे, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपकी नजरिया से खत्म करेंगे, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे हाउ न्यूटन लॉ इज जस्टिफाइड इन ऑल दिस केसेस। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।